हाँ, तो देन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये 3 कैरेक्टर्स हम लिविंग बीइंग के पढ़ चुके हैं। फोर्थ वाला कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियस इस वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कॉन्शियस मतलब अवेक, कॉन्शियस होना मतलब अवेक होना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए अवेयर होना। अवेयर होना, अवेक होना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस। तो बीइंग अ कॉन्शियस, हम लोग किसी भी चीज के लिए रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डस्टर अगर यहाँ से गिर रहा है मेरे हाथ से, तो मैं दूसरे हाथ से उसको कैच करने के लिए वहां पर आ गया, ठीक है। तो दूसरा हाथ जो आया, उसने ये देखा कि फर्स्ट यहाँ से जैसे ये ड्रॉप हो रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, और उस स्पीड को जो है किसने देखा, मेरी आईज ने, मतलब जो यहाँ से जो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर्स लाइट हमारे आईज में, उसने ये देखा कि यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, और ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें देख सकती है, रेटिना पर उल्टा इमेज बनता है उसका, और उसको सीधा करता है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा वाला पार्ट, ओके। और वो सिग्नल दिखाएगा कि ये ड्रॉप हो रहा है, तो मेरी रिफ्लेक्स एक्शन चलेगी। अब सिग्नल मिल चुका है, स्टिमुलस मिल चुका है कि एक चीज ड्रॉप हो रही है और मुझे उसको कैच करना है। स्टिमुलस मिला कि ये ड्रॉप हो रही है, अब एक्शन आया कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा। तो कैच करने के लिए कितना रैपिडली, कितना वेलोसिटी के साथ में, कितना रैपिडली जो है मेरा ये हैंड, दूसरा राइट हैंड जो है, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड से ड्रॉप हो रहा है तो राइट हैंड उसको कैच कर रहा है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बना रहा है कौन, मेरा ब्रेन, नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही यहाँ से ड्रॉप हुआ तो मेरे राइट हैंड ने इसको कैच कर लिया, ओके। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ओके। और एक तरह की रिफ्लेक्स एक्शन हो गई। कोई पत्थर आपकी तरफ किसी ने फेंका तो आपने कैच किया या वहां से हट गए अलग से। कोई धूल की चीजें, डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में जाने वाले, उसके पहले ही आपने जो है वहां पर पलके झपका ली है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ठीक है। कोई कैच पकड़ने के लिए जा रहा है तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ठीक है। तो हम बहुत सारे इसमें रिफ्लेक्स एक्शन शो करते रहते हैं, और ये रिफ्लेक्स एक्शन जो हम कर रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में, हमारे कॉन्शियसनेस को दिखाती है। हमारा जो एफर्ट लगा रहे हैं हम, तो हम अवेयर हैं किसी चीज के लिए और अवेक है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी कॉन्शियसनेस को, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस मतलब एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिव होना, ठीक है, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ओके। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलस सिंगुलर वर्ड है और स्टिमुला प्लूरल वर्ड है। स्टिमुलाई मतलब जो भी चीजें हमको रिसीव होती है उनको हम स्टिमुलस कहते हैं। जैसे अगर कोई इंजेक्शन लगा रहा है, नीडल जो है वो, तो नीडल अगर स्किन को लगेगी तो एक स्टिमुलस देगी हम। कोई प्रेशर से आपका हाथ दबा रहा है तो ये भी स्टिमुलस मिलेगा, प्रेशर का स्टिमुलस। ठंड है, इन्वायरमेंट में बहुत ठंड है, तो ये हमको वहां पर जो कोल्ड रिसेप्टर्स है हमारे पास के, थर्मो रिसेप्टर्स है, वो वहां पर वो ठंड को पहचानेंगे, ये रिसीव करेंगे वहां पर। अगर ज्यादा गर्मी हो रही है तो रिसीव करेंगे, तो थर्मो रिसेप्टर्स है। तो ऐसे हमारे पास में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, इन चीजों को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ओके। और उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम फिर एक्शन लेता है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ज्यादा गर्मी हो रही है तो फिर हम वहां पर जो है, सॉरी, पर्सपिरेशन करेंगे। पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग करेंगे, और
वहां पर टेम्परेचर को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ठंड है बाहर तो हमारी बॉडी में एटीपी ज्यादा ब्रेक होंगे, हीट रिलीज होगी और हम हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है इस तरह से कॉन्शियसनेस को। ठीक, अब कॉन्शियसनेस का एक क्रिटिकल लेवल होता है बेटा। ओके, तो एक्चुअली इट इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, इट इज अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है ये, मतलब ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, लेवल पर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर ये कॉन्शियसनेस का एक क्रिटिकल लेवल है, एक लाइन ड्रॉ की है हमने यहाँ पर, इसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके ऊपर या यहां तक या इसके ऊपर ही अगर लेवल रहेगा कॉन्शियसनेस का, तो हम एक्ट कर पाएंगे, रिएक्ट कर पाएंगे किसी भी चीजों के लिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके नीचे चला जाए, ड्रॉप हो जाए, तो हम रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कोमा। ओके, तो जो कोमा वाली कंडीशन होती है, कोमा पेशेंट में क्या हो जाता है, उनका कॉन्शियसनेस का लेवल ड्रॉप हो जाता है क्रिटिकल लेवल से नीचे। जैसे मैं जैसे साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, रिएक्ट कर पा रहा हूँ, एक्शन कर पा रहा हूँ, ठीक है, और आप जैसे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम कॉन्शियस है, क्योंकि हम किसी न किसी रिसेप्टर की हेल्प से रिसीव कर रहे हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को और रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, रिएक्शन है, रिएक्ट कर रहे हैं हम, तो हम कॉन्शियस है। बट जो पर्सन कोमा में चला जाता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, हाथ पैर नहीं हिला सकता, कोई अगर बोलेगा तो उसके लिए वहां पर वो सिर नहीं हिला सकता कि हाँ या ना। ठीक है, तो आपको बाहर से वो पर्सन क्या दिखेगा, वो पेशेंट आपको पूरा बिना हिले डुले वो पैसा कैसा पड़ा रहेगा, लेकिन हम उसको डेड नहीं बोलते। ओके, वो डेड नहीं है, कुछ डॉक्टर्स उसको ब्रेन डेड बोलते हैं। ओके, कोमा वाले पर्सन को कुछ डॉक्टर क्या बोलते हैं कि वो पर्सन कौन सी कंडीशन में है, ब्रेन डेड कंडीशन में है। तो ब्रेन डेड कहने का उनका मतलब होता है कि उनका ब्रेन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि उनका ब्रेन मर गया है। ब्रेन डेड का मतलब है कि उनका ब्रेन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एक्चुअल में वो पर्सन ना तो पूरी तरह से डेड है पेशेंट, ना उसका ब्रेन डेड है। ओके, ब्रेन डेड इस वर्ड का मीनिंग है कि ब्रेन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, एक्टिव वहां पर एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा है। क्यों नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस के लेवल का जो क्रिटिकल लेवल है, जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर सकता था, रिफ्लेक्स एक्शन शो कर सकता था, किसी भी चीज के लिए वो रिस्पॉन्स दे सकता था, वो उससे नीचे की तरफ है। तो जैसे आपने देखते होंगे कि आपके पास में कोई भी गैजेट है, उस गैजेट में चार्जिंग, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वहां पर आपको चार्ज करना पड़ रहा है समझ लो, तो उस गैजेट को चार्ज कर रहे हैं आप, और उसकी चार्जिंग जब कम होने लग जाती है तो आपको सिग्नल देने लग जाता है कि एक रेड लाइन वहां पर आ जाती है। ओके, जैसे आपके पास में जनरली उस गैजेट में एक बैटरी का सिंबल इस तरह से कोई ऐसा बना रहता है। ओके, और एक लेवल के नीचे अगर वो बैटरी आ जाए तो रेड दिखाने लग जाता है वहां पर। ओके, रेड सिग्नल दिखाने लग जाता है आपको, अगर जैसी वो नीचे आ जाती है एक क्रिटिकल लेवल से, तो है ना 10-15%, 20%, अगर आपके इसमें ऐसे किसी भी गैजेट में, किसी भी चीजों में, अब जैसे मेरा लैपटॉप है,
तो अबाउट 25 के आसपास 28-25% बैटरी जब रहती है तो रेट वहां पर दिखाने लग जाता है। ओके, बैटरी को तो इससे हम समझ जाते हैं कि बैटरी की लेवल क्या हो गया है, बहुत कम, अब इसको चार्जिंग की जरूरत है। ओके, लेकिन क्या वो बैटरी लो जैसी वो लेवल में आता है तो वैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है कि अपने आप? आपके पास में मोबाइल फोन है, समझ लो सेल फोन है, और उसमें अभी बैटरी अगर जो है वो 15% है, 15% है, तो क्या वो अपने आप बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा? नो नो सर, नो सर। कब स्विच ऑफ होगा बेटा, वो कब स्विच ऑफ होगा जब फिर? 0% हो जाएंगी, जब 0% हो। वेरी गुड, जब बैटरी 0% होगी तभी वो गैजेट आपका जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके पास में आप वहां पर एक्ट करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए अब वहां पर एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हम जो बात कर रहे हैं ये क्रिटिकल लेवल, मतलब कि ये एक इंडिकेशन है कि उस पर्सन का जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है ये कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस का लेवल ड्रॉप हो गया है, लेकिन वो जीरो नहीं हुआ है। कोमा वाले पर्सन में क्रिटिकल लेवल से नीचे आ जाता है, लेकिन वो जीरो नहीं हुआ है, मतलब उसकी भी बैटरी जो है वो लो हो गई है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि उस पर्सन, उस पेशेंट में किसी शॉक लगने के कारण, अचानक से कोई ऐसी किसी चीज के कारण उसमें क्या हो गया है, क्रिटिकल लेवल जो था कॉन्शियसनेस का उससे भी नीचे आ चुकी है अब उसकी कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हुई है, कहीं ना कहीं है वो इसके बीच में। ओके, तो अगर वो ये जो लेवल है क्रिटिकल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, पर इसके नीचे आया है तब यहाँ पर ये कोमा वाली कंडीशन हम बोल रहे हैं। तो अगर उसको फिर भी क्या करते हैं, उस कोमा पेशेंट को वहां पर सलाइन बॉटल की हेल्प से जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं, बाहर से मेडिसिन भी उसी में देते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो माउथ ओपन नहीं कर सकता, खाने के लिए भी नहीं और मेडिसिन के लिए भी नहीं, क्योंकि अगर माउथ ओपन कर सकता था तो मतलब वो रिएक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता कोमा वाला पेशेंट। ठीक है, वो पड़ा रहता है, तो फिर हम उसको क्यों वहां पर ये मेडिसिन देते रहते हैं, क्यों सलाइन बॉटल, क्यों उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं? क्योंकि अभी उसकी लेवल जीरो नहीं हुआ है, अभी भी उसमें चांसेस है 50-50% कि वो इस क्रिटिकल लेवल से ऊपर आ जाए, ठीक है, या फिर पूरा जीरो हो जाए। तो डॉक्टर उसके ऊपर चेक करते रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर वॉच करते रहते हैं और फिर देखते रहते हैं कि इसका जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, क्रिटिकल लेवल कॉन्शियसनेस से ऊपर जा रहा है लेवल या नीचे आ रहा है। जैसे ही कभी इसका लेवल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उस पर्सन में, इसमें जैसे ही वो कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ गया तो वो पर्सन अब क्रिटिकल लेवल तक या उससे ऊपर आ गया, तो अचानक से हाथ हिलाने लग जाता है, फिंगर्स उसकी जो है वो हिलने लग जाती है, या फिर आईलैशेस वहां पर हिलती है, मतलब वहां पर पलके वलके वो खोल लेता है, आंखें खोल देता है, ठीक है, या कुछ बोल देता है, तो रिएक्ट कर लेता है। मतलब वो जैसे ही वो किसी तरह से अगर वो आ गया ऊपर तो रिएक्ट कर जाएगा, और अब एक बार रिएक्ट कर गया तो अब उसको जल्दी से रिकवर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोमा पेशेंट्स के केसेस भी कोमा से भी बाहर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन उनमें दोनों तरह का चांसेस होता है, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते, ठीक है, और बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो दोनों हम बोलते हैं 50-50% चांसेस होते हैं कोमा के केस में। ओके, ये कॉन्शियसनेस का खेल है कि क्वांटिटी कितनी है कॉन्शियसनेस की। अगर वो ऊपर नहीं आ पाया और ड्रॉप होते 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 जीरो हो गई उसकी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जीरो मतलब डेथ। ओके, तो कॉन्शियसनेस का लेवल अगर जीरो है तो उसको हम बोलेंगे डेथ। ओके, अब वो फिर से कभी अवेक नहीं हो पाएगा, ठीक है, अवेयर नहीं हो पाएगा, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब वो कोमा से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, डेथ हो गई उसकी फिर। ओके, डेड बोल देंगे हम उसको, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो कॉन्शियसनेस का लेवल अगर जीरो नहीं हुआ है और कुछ है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है,
इसका मतलब वो कोमा में है, और कोमा वाला पर्सन आप दोनों तरफ जा सकता है, नॉर्मल या डेथ की तरफ। okay? फिर नेक्स्ट, ये जो कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस, क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं? तो हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए हमने दो चीजें डिस्कस की थी पहले। ऑल लिविंग बीइंग का कैरेक्टर होना चाहिए एंड नन ऑफ द नॉन लिविंग में मिलना चाहिए, मतलब किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलना चाहिए वो कैरेक्टर, और ओनली लिविंग बीइंग में और ऑल लिविंग बीइंग में मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि कॉन्शियसनेस मतलब अवेक होना, तो हर लिविंग बीइंग अवेक होता है, ठीक है। जैसे हम तो अवेयर है ही, हमने अभी भी बताया मैंने आपको कि कैसे आप डस्टर को कैच, मैंने कैसे कैच किया, तो ओके। तो हम लोग अवेयर है, हम कॉन्शियसनेस है, हम कॉन्शियस है। एक प्लांट भी कॉन्शियस होता है, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट आपने देखा है, आप उसकी लीव्स को अगर टच करेंगे तो लीव जो है बिल्डिंग कर लेती है, मुरझा जाती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बेसिस पर, ठीक है। प्लांट पे फोटोसिंथेसिस चलता रहता है, रेस्पिरेशन चलता रहता है। अगर ज्यादा विंड ब्लो होगी हाई रेट से तो स्टोमेटा क्लोज कर लेता है, वो ज्यादा धूप आएगी तो विल्टिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी उसकी मूवमेंट दिखा रही, मतलब वो कॉन्शियस है, ठीक है। प्लांट भी कॉन्शियस है। तो क्या बैक्टीरिया कॉन्शियस होते हैं? तो हम कहेंगे यस, बैक्टीरिया भी कॉन्शियस होते हैं। अगर एक बैक्टीरियम है और इस बैक्टीरियम के पास में स्पेशल टाइप के न्यूट्रिटिव पिलाए होते हैं, हम बैक्टीरिया जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा पूरा। ये जो न्यूट्रिटिव पिलाए होते हैं ये कीमोसेंसिटिव है, मतलब केमिकल को सेंस वहां पर कर सकते हैं, वहां पर वो डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको बोला गया कीमोसेंसिटिव। तो आसपास में कोई फूड पड़ा है या पॉइजन पड़ा है, ये पहले उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। अगर ये ग्लूकोज है, लैक्टोज है, मतलब फूड है, कोई न्यूट्रिएंट है, तो ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे और इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, ओके। लेकिन अगर ये पॉइजन है तो ये दुम दबा करके भाग जाएंगे वहां पर, तो ये जो फ्लैजेलम है उसकी हेल्प से वो वहां से दूर चला जाएगा, अपनी बॉडी को दूर ले जाएगा, ओके। तो इवन एक सिंगल सेल वाला सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम भी कॉन्शियसनेस दिखाता है, ओके। तो वो भी कॉन्शियस है, फूड है उसके आसपास में या पॉइजन है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहा है, और जो रिएक्ट करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। देयरफॉर इवन अ बैक्टीरियम भी कॉन्शियस है, सबसे सिंपल सेल, ओके। तो बैक्टीरिया भी कॉन्शियस है, अमीबा भी कॉन्शियस है, यूग्लिना भी कॉन्शियस है, फंगस भी कॉन्शियस होते हैं, हम भी कॉन्शियस होते हैं, प्लांट भी कॉन्शियस होते हैं। तो ऑल लिविंग बीइंग क्या होते हैं? कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। हेलो सर। यस बेटा बोलो। सर कॉन्शियसनेस का लेवल क्या रहता? लेवल बेटा मतलब हम इसको ऐसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते कि 100 200 500 ऐसा ऐसा नहीं मेजर कर सकते। हम क्या बोल रहे हैं, एक लेवल हमने क्वांटिटेटिव बेसिस पर बोला, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बैटरी का एक एग्जांपल दिया, ओके। तो इसका लेवल मतलब कि हम अगर कॉन्शियस हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लेवल इस क्रिटिकल लेवल या उससे ऊपर है। तो 100% और इस क्रिटिकल लेवल के बीच में कहीं है, उसका क्रिटिकल लेवल डिसाइडेड नहीं है, ओके। और किस रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे आप? तो हम बस बोलते हैं कि रिएक्ट करना, तो जिसकी जितनी जल्दी से रिफ्लेक्स एक्शन हो उतना ज्यादा कॉन्शियस है, मतलब okay? मतलब इमेजिनरी रहता? हाँ, ये इमेजिनरी है बेटा। कॉन्शियसनेस को हमने एक लेवल बोल दिया, इमेजिनरी लेवल, यहाँ पर कि हम सब जो रिएक्ट कर पा रहे हैं वो कॉन्शियस है, और जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शन जल्दी से शो कर पाएगा वो उतना ज्यादा कॉन्शियस हो सकता है। और हर स्पीसीज टू स्पीसीज ये कॉन्शियसनेस का लेवल वेरी कर सकता है। अब जब आप बात करोगे, अब अगर आपने अलग रहता ना? हाँ बेटा, हर एक का कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग होगा, मेरा अलग है, आपका अलग है, ठीक है। मैं जिस लेवल से कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्स एक्शन शो कर सकता उतना कोई और नहीं कर सकता। इवन हम बात कर सकते हैं कि जो छोटे बच्चे, एक ही पर्सन, लेकिन अगर वो जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मैं बचपन में मेरी जो कॉन्शियसनेस थी उसके कंपैरिजन में अभी जो है, और जब मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा तब जो कॉन्शियसनेस होगी उसमें तीनों में भी वेरिएशन होगी,
क्योंकि तब मेरी रिफ्लेक्स एक्शंस वहां पर अलग अलग होगी। ठीक है, आई समझ में। तो क्योंकि बॉडी की मूवमेंट वगैरह भी जो रिस्पॉन्स है उसके साथ में नर्वस सिस्टम है उसके साथ में भी वहां पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्शियसनेस वरी करेगी। इवन एक ऑर्गेनिज्म के ही, एक इंडिविजुअल के ही अलग अलग लाइफ की फेजेस में वहां पर वो वरी कर सकती है कॉन्शियसनेस का लेवल। ठीक है, जैसे आपने देखा कि कोई भी, आप सुन सकते हो, मैं सुन सकता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन अगर एक कोई 95 ईयर ओल्ड अगर कोई एजेड कोई पर्सन है तो हमारे कंपैरिजन में कम सुनेगा। ठीक है, उसको जोर से बताना पड़ेगा उसको, है ना। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को वहां पर जो ओल्ड पर्सन है जो हैंडीकैप रहता है उनको कम रहता होगा। क्या बेटा? सर जो हैंडीकैप रहता, जो सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता, उसका कम रहता होगा कॉन्शियसनेस। नहीं ना बेटा, देखो हम ये अलग अलग चीज पर बोल रहे हैं ना फिर, कि जैसे कि हमने हियरिंग कैपेसिटी के बेसिस पर कितने कॉन्शियस है, तो ऐसी सभी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा ना बेटा। ओके, तो हो सकता है कि जो सुन नहीं सकता वो उतना तो किसी दूसरी चीज में और उतना ज्यादा हमसे कुछ अच्छे से रिएक्ट कर पाता हो, तो ओवरऑल करना पड़ेगा ना सबका रिएक्शन का। ठीक है, बॉडी में जितनी भी सारी रिएक्शंस होती है, जितनी भी सारी रिफ्लेक्स एक्शंस हम किसी भी चीजों के लिए दिखाते हैं, तो उसका कॉन्शियसनेस अलग अलग होगा। केवल हम, अगर किसी के पास में दोनों हाथ नहीं है समझ लो, तो हम ये नहीं बोल सकते हम उससे ज्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस हम हाथों की मूवमेंट उससे ज्यादा कर रहे हो सकता है वो पैरों की मूवमेंट हमसे ज्यादा अच्छे से कर लेता हो। समझ में आया? तो किसी दूसरे दूसरी चीजों में वो ज्यादा कॉन्शियस हो हमसे, ऐसा हो सकता है। तो फिर क्यूमुलेटिव कंसीडर करेंगे हम पूरा ऑर्गेनिज्म की। ओके, ऐसा। The तो हाँ बेटा बोलो। is virus conscious or not? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कंप्लीट कर देता हूँ स्टेटमेंट कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड none of the non-living exhibit consciousness। अब आपका आंसर आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस हो सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तब। तो देखो ध्यान से सुनो बेटा आदित्य, हमने कहा कि ये ऑल लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, मतलब बैक्टीरिया से लेकर तो हम तक। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इन 5 किंगडम्स में, हम आरिश विटेकर का 5 किंगडम्स में हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो ऑल लिविंग बीइंग्स में कैरेक्टर मिलता है, तो लिविंग में तो सब में है। अब वायरस की बात आती है, तो वायरस के पहले हम बात करते हैं कि नॉन लिविंग्स में ये नहीं मिलता। हमने कहा नन ऑफ द नॉन लिविंग एग्जिबिट कॉन्शियसनेस, कोई भी नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस को एग्जिबिट नहीं करता। तो जैसे वायरस के पहले मैं आपको पहले नॉन लिविंग के जो मेजर एग्जांपल है वो बता देता हूँ। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर आपने मारा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने आपके फ्रेंड को मारा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। जैसे स्वयं बेटा तुमने तुम्हारे फ्रेंड को अगर मारा तो क्या रिएक्शन दिखा सकता है वो? रिटर्न। वेरी गुड, है ना। तो रिटर्न गिफ्ट दे सकता है ना, मतलब वो तुमको भी दे सकता है क्योंकि तुम्हारे एज के बराबर का है, तुम उसका नेचर जानते हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा फ्रेंड हो जो कि बेचारा गुमसुम है, चुपचाप रहता है, और आपने उसको मारा और वो समझ लिया कि अरे यार किसी रीजन से मारा होगा। ठीक है, तो वही कोई चुपचाप हो जाएगा और हो सकता है रोने लग जाए, या फिर क्यों मारा मेरे को, ठीक है, इस तरह का रिएक्शन दिखा दे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पड़ी है दूसरी ना पड़ जाए इसलिए वो भाग जाए वहां से, तो किसी मतलब रिएक्ट करेगा कोई ना कोई। ओके, तो एक लिविंग बीइंग जो है वो रिएक्ट करेगा, स्टिमुलस मिलेगा एक्सटर्नल तो कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन नॉन लिविंग जो है वो कुछ नहीं रिएक्ट कर सकते। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। अब वायरस को हम, आदित्य तुम्हारा जो क्वेश्चन है बेटा उसके पहले हम वायरस के बारे में शॉर्ट में पढ़ चुके हैं कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन लिविंग एंड
नॉन लिविंग। ये Non-living. स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं बेटा आदित्य। Yes, sir. हाँ, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। मतलब जब ये इंडिविजुअली फ्री पड़ा होता है वायरस, तब हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। ओके, तो जब वो इंडिविजुअली फ्री पड़ा हुआ है वायरस, तब वो नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस एग्जिबिट करता है क्या बेटा? No, sir. गुड। तो देयरफॉर जब वो वायरस बाहर पड़ा हुआ है, तो वो तब वो कॉन्शियसनेस नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर बढ़ा तो वहां से भाग नहीं पाएगा। ठीक है, Yes. आपने उसके ऊपर कोई केमिकल डाला, पॉइजन डाला, ठीक है, तो वहां से भाग नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे वो कोई भी तरह से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो किसी लिविंग की बॉडी में है, तब हम उसको लिविंग कंसीडर करते हैं, क्योंकि उस लिविंग की बॉडी की जो सेल्स है उसके अंदर रहता है, वो इंट्रासेलुलर रहता है सेल के अंदर। ठीक है, Yes. और सेल के अंदर रह करके वो लिविंग बन जाता है, क्योंकि उस लिविंग की सेल के पूरी मशीनरी को यूज करता है, सेलुलर मशीनरी को एनर्जी बनाने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पर वो लिविंग हो गया। जब वो सेल के अंदर है, किसी होस्ट के अंदर है, तो तब वो लिविंग है। और जब लिविंग है, तो हमने क्या कहा कि लिविंग क्या करते हैं? लिविंग का कैरेक्टर होता है कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियस होगा, तो उस टाइम पर कॉन्शियस होगा। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा आदित्य? कि व्हेन वायरस बाहर पड़ा Virus is हुआ, बोतल के बाहर फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, तो yes. उस टाइम पर वो नॉन लिविंग है एंड देयरफॉर नॉन कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, And लेकिन when जब it's in body, वो it's के अंदर conscious. है, तो वो कॉन्शियस है। यस बेटा, कुछ बोल रहे हो आदित्य? And when it's in the body, it's conscious. हाँ, ये आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि when it is free, then it is unconscious, and when it enters into the cell of a host, then it becomes conscious. Okay? Yes, sir. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ पर। और ये एक मिनट लास्ट वाली लाइन लिख देते हैं, फिर हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। यहाँ से पता चल गया, ऑल लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है और किसी भी नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। देयरफॉर कॉन्शियसनेस is a defining property of living. Defining property of living beings. तो लिविंग बीइंग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई फिर। ओके, कॉन्शियसनेस। तो हमने जो 4 कैरेक्टर्स पढ़े, 4 में से पहले ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हमने कहा था कि ओनली वो कैरेक्टर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बट लेटर जो हमने 2 पढ़े, मेटाबॉलिज्म एंड आज पढ़ा हमने कॉन्शियसनेस उसके साथ में। तो मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस ये दोनों क्या हो गए? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, कैरेक्टर भी है लिविंग बीइंग का और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। क्योंकि जिनमें कॉन्शियसनेस होगी वो लिविंग होंगे, जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं होगी वो क्या होंगे? Dead. Non-living. यस, नॉन लिविंग। वेरी गुड। ठीक है, और वो नॉन लिविंग का मतलब वो या तो पहले जिंदा थे तो डेड हो चुके हैं, या ऑलरेडी वो नॉन लिविंग है। ठीक है, कभी वो लिविंग थे ही नहीं। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया स्वयं? Yes, sir. गुड। चलो, ये तो हो गया कॉन्शियसनेस, तो चारों आपको कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। हमने लिविंग और लिविंग के कैरेक्टर्स और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर पता किया, और हमको अब क्लियर हो गया कि लिविंग हम उसको कहेंगे जिसमें मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस हो रहा है। ओके, जिसमें मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस नहीं वो नॉन लिविंग, जिसमें मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस वो लिविंग। ये हमारे पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टी 100% आ गई है। नाउ अब हम देखेंगे कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने लिविंग बीइंग हैं। ओके, पूरे अर्थ पर कितने लिविंग बीइंग हैं, क्योंकि हम अभी तक
यही पता कर पाए हैं कि अर्थ पर ही लाइफ है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर, अर्थ के बाहर लाइफ के बारे में अभी तक हमको 100% नहीं पता है। तो पूरी अर्थ पर जो लाइफ है, लाइफ की जो डिफरेंट फॉर्म्स है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा बायोडाइवर्सिटी। इसी चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग है बायोडाइवर्सिटी। बायो, ये वर्ड बायो से आता है, आपको पहले बताया था, बायोलॉजी जब डेफिनेशन बताई थी तब। बायोस का मतलब होता है लिविंग, और ये जो डाइवर्सिटी है, जिसको कुछ लोग डिवर्सिटी भी बोलते हैं, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग बीइंग, किसी लिविंग बीइंग्स के डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, जैसे आपको दिखता है कैट का फॉर्म अलग है, कैट की बॉडी अलग से, आप बिल्ली को पहचान सकते हैं, कैट को, डॉग को अलग से पहचान सकते हैं, ठीक है, रैट को अलग पहचान सकते हैं, क्रोकोडाइल को अलग पहचान सकते हैं, फ्रॉग को अलग पहचान सकते हैं, ह्यूमन बीइंग को अलग पहचान सकते हैं, रोज के प्लांट को अलग से पहचान सकते हैं, ओके, मारीगोल्ड के प्लांट को अलग से पहचान सकते हैं, को मैंगो के प्लांट को अलग से पहचान सकते हैं, नीम के प्लांट को अलग पहचान सकते हैं, आप बैक्टीरिया को अलग पहचान सकते हैं, आप फंगस को अलग पहचान सकते हैं, आप अमीबा को अलग से पहचान सकते हैं, आप यूग्लिना को, पैरामीशियम को अलग से पहचान सकते हैं। ओके, तो लिविंग बीइंग के डिफरेंट फॉर्म्स है, हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में नाम दे दिया है, नॉमेनक्लेचर कर दिया, तो हम आगे नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे कि हमने कैसे इनको अलग अलग किया है। तो सर वीडियो अटक रही है। तो बायो, यस सर। ओके बेटा, यस सर। ठीक है। आप, हाँ, आप लोग आपके माइक म्यूट रखो बेटा, शायद उसके कारण वहां पर वीडियो में कुछ असर आ रहा होगा। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स डिफरेंट और diverse forms of living beings exist on earth is termed as biodiversity. तो टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है, कितने डाइवर्स फॉर्म है? तो अभी तक पता चला है कि टोटल जो नॉन स्पीसीज है, उनका नंबर है 1.7 मिलियन। ओके, तो नॉन स्पीसीज का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग ने एक्सकेवेशन करके पता किया है कि कौन कौन बैक्टीरिया, तो फिर बैक्टीरिया की स्पीसीज हम यहाँ पर ले कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया में भी आप देखते होंगे कि साल्मोनेला टाइफाइड काज करता है, ठीक है, तो टीबी कॉजिंग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम। तो इनको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, जबकि हम नाम देते हैं होमो सैपियंस, तो सैपियंस है सब हम, मतलब एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं हम। ओके, तो ऐसे कितने हैं? तो ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज एक हो गई, पूरे 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स, अबाउट 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स अभी तक हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अबाउट 8 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स पूरे एक स्पीसीज, तो एक कंसीडर कर रहे हैं हम। ओके, फिर मैंगो प्लांट की जितनी भी सारी स्पीसीज है, मैंगीफेरा इंडिका बोलेंगे हम आगे उस इसी चैप्टर में उसको, मैंगीफेरा इंडिका, मतलब मैंगो की जितनी भी स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में, जितने भी मैंगोज मिलते हैं उनको भी हम एक स्पीसीज कंसीडर करेंगे। तो ये मैंगोज पूरे अर्थ पर और ह्यूमन बीइंग पूरे अर्थ पर, ये केवल 2 स्पीसीज हुई। तो ऐसी टोटल स्पीसीज कितनी है? 1.7 मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 1.7 मिलियन को आप 17 लाख बोल सकते हैं, 17 लाख स्पीसीज, ठीक है, उसको वो हिंदी में ऐसा लिखेंगे, इसको ऐसा 17 लाख
स्पीसीज। ओके, स्पीसीज के लिए आप एब्री यूज कर सकते हैं एसपीपी। आगे से याद रखना, अगर मैंने एसपीपी लिखा है तो एसपीपी का मतलब होता है स्पीसीज का एब्री है, वो स्पीसीज लिखना होता है, ये ध्यान रखना। तो अभी तक 1.7 मिलियन स्पीसीज हमें उनके नाम वगैरह उनका क्लासिफिकेशन पता है। ओके, तो ऐसी कितनी स्पीसीज हो सकती है? तो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट मे। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, इट इज एस्टिमेटेड दैट, इसने एस्टिमेट लगाया कि वहां तक कितनी हो सकती है स्पीसीज। इसने कहा कि अबाउट 12 मिलियन स्पीसीज हो सकती है पूरी अर्थ पर अभी। इसका मतलब है कि 12 मिलियन अगर स्पीसीज, अगर उसके अकॉर्डिंग सही भी मान लिया जाए कि 12 मिलियन हो सकती है पूरे अर्थ पर स्पीसीज, तो 12 मिलियन में से हमने केवल अभी तक 1.7 मिलियन स्पीसीज के बारे में ही पता किया है। मतलब अबाउट हमने 20 to 23% स्पीसीज के बारे में ही पता किया है। ठीक है, हमारे पास में अभी भी 78% के आसपास, 77-78% के आसपास स्पीसीज जो है अभी भी अननोन है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है हम जहां पर हम जा नहीं सकते या फिर हम नहीं जा पाए हैं, जैसे वॉल्केनोस के अंदर कुछ थर्मो एसिडोफाइल्स रह सकते हैं। ओके, बैक्टीरिया होते हैं एक स्पेशल टाइप के, आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं उनको, थर्मो एसिडोफाइल, जो हाई टेम्परेचर पर भी रह सकते हैं। तो हम वॉल्केनोस के अंदर वहां पर जा करके नहीं पता कर पाए हैं। जैसे कुछ फॉरेस्ट जो है बहुत ही घने हैं, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है। अमेजन फॉरेस्ट, उसका पार्ट जो अगर आप देखेंगे तो वो ट्रॉपिकल से टेम्परेट दोनों रीजन तक फैला हुआ है, इतना बड़ा है। ओके, तो उस अमेजन फॉरेस्ट में वहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंजाई है, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट है, बहुत डिफरेंट टाइप के प्लांट वैरायटीज है। ठीक है, एनिमल्स है, उनके बारे में हम नहीं पता कर पाए हैं अभी बहुत सारे। ऐसी बहुत सारी जगह है अर्थ पर जहां हम नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छे से नहीं एक्सकेवेशन कर पाए हैं, और वहां पर बहुत सारी स्पीसीज है जो अभी भी बाकी है। और इवन हमारे नियर बाई एनवायरमेंट में भी हम कभी कभार जो है सारी चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाते कहाँ क्या होता है। ओके, क्योंकि अगर कोई यूरेनियम प्लांट है, ठीक है, Yes, sir. तो यूरेनियम प्लांट है, तो यूरेनियम प्लांट के पास में भी वहां पर यूरेनियम अब्सॉर्ब करने वाले भी, यूरेनियम पर फीड करने वाले भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी है। तो जो स्पेसिफिक केमिकल जो हमारे आसपास में है, जिसकी इंडस्ट्रीज वगैरह है, तो वहां पर भी कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, वो अलग स्पीसीज के होते हैं जो वहीं पर मिलते हैं, बस उनके लिए वही फूड होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं, तो हम बहुत बार ऐसी चीजों को नहीं पता कर पाते। कितने फिर जो 1.7 मिलियन हम पता कर पाए हैं, बस उन 1.7 मिलियन में से हम दो कैटेगरी में इनको क्लासिफाई करते हैं बायोडायवर्सिटी। एक को हम बोलते हैं प्लांट ग्रुप, और दूसरे को हम कहते हैं एनिमल ग्रुप। ओके, प्लांट ग्रुप एंड एनिमल ग्रुप। ओके, इसमें माइक्रोब्स इंक्लूडेड नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड नहीं है अभी भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, तो सभी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे, लेकिन कुछ फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, कुछ अलगी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमको इजीली नहीं दिखते, उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो सारे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके साथ साथ में दूसरे बैक्टीरिया के साथ में कुछ फंजाई, कुछ अलगी, कुछ प्रोटीन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमको माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। तो माइक्रोन साइज के होते हैं, वेरी माइन्यूट साइज के होते हैं, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको प्रॉपर दिखते ही नहीं, इसलिए उनके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता ही नहीं है, तो उनका नंबर हमने यहाँ पर इंक्लूड किया ही नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड यहाँ पर इस नंबर में, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है और हमें उनके बारे में पूरी तरह से हम उसको
हमारे पास में सभी सारी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है कि हम हर एक के बारे में पता कर सकें। तो प्लांट ग्रुप में यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ओके, लाइक यहाँ पर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, पैरामीशियम, ये आ जाते हैं बेटा। ये फोटोसिंथेटिक सर प्रोटिस्ट। अमीबा प्लांट ग्रुप में कैसा है? अमीबा में तो क्लोरोफिल नहीं होता है। अमीबा में क्लोरोफिल, सॉरी अमीबा नहीं, यहाँ पर डायटम्स लिखना है, सही है, वेरी गुड, डायटम्स लिखना है बेटा, ठीक है, डायटम्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में डायटम्स हम पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स में डायटम एंड डायनोफ्लेजेलेट्स वो होते हैं। गुड। अमीबा आएगा एनिमल ग्रुप में, इधर, ओके। क्यों आता है मैं वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती अमीबा में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जितने भी सेल वॉल वाले मेंबर्स थे हमने सबको इधर रख दिया है प्लांट ग्रुप में, और जो आइडेंटिफाई, तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इसके बाद में फंजाई, ओके, और सभी प्लांट्स, हायर एंड लोअर प्लांट्स, मतलब अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सभी प्लांट ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वन, क्योंकि हमने इनको दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया है। अब एनिमल ग्रुप में कौन कौन आता है? तो एनिमल ग्रुप में ऑल एनिमल्स, जिनको हम पढ़ चुके हैं कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बारे में, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, ठीक है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। नहीं भी अगर याद है तो कोई इशू नहीं है, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हम उसको फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी एनिमल्स है, ओके, वो सभी के सभी इस ग्रुप में यहाँ पर इंक्लूड किए जा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर इंक्लूड करते हैं हम प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में फिर अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है, इधर पैरामीशियम भी नहीं आएगा, पैरामीशियम भी हटा दो, पैरामीशियम इधर आएगा, ठीक है। तो डायटम, डायनोफ्लेजेलेट्स एंड यूग्लिना आएंगे बस इसमें। और एनिमल ग्रुप में आएंगे प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में अमीबा, पैरामीशियम, ओके, प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों का। फिर प्लांट ग्रुप में कितने स्पीसीज है? इसमें से 1.7 मिलियन से ओनली 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन स्पीसीज बिलोंग करती है प्लांट ग्रुप से। लेकिन बाकी की जो बची है 1.2 मिलियन, मतलब अभी तक जो नोन है 1.7 मिलियन, उसमें से ज्यादा क्या नोन है हमको? एनिमल स्पीसीज। 1.2 मिलियन स्पीसीज एनिमल की हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और प्लांट की केवल 0.5 मिलियन स्पीसीज हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। सर प्लाज्मोडियम आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, हाँ बोलो बेटा। सर इन दोनों में से ईस्ट कहाँ पे आएगा? ईस्ट, ईस्ट बेटा यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, इसलिए फंजाई मेनली प्लांट ग्रुप में आएगा। क्या फंजाई में ना, तो ईस्ट को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर फंजाई, सिंगल सेल वाले फंजाई होते हैं वो ईस्ट। यस सर। तो प्लांट ग्रुप में हम लिखेंगे बेटा उसको। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा स्वयं। डन? हाँ बेटा बोलो। हो गया सर, हो गया, डन बोला। गुड। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा फिर अब टेक्सोनॉमी या नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है।
तो टेक्सोनॉमी कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, रिवीजन करना अच्छे से। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।